हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक 4 यूनिट 14 दैट इज़ सोर्सेस ऑफ डाटा एंड इट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन स्किप करते हैं बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है नहीं, कोई स्पेशल। तो हम आते हैं सोर्सेस ऑफ डाटा पे। तो डाटा को एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन की तरह माना जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम मेज़र कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एल्गोरिथरी डिराइव हो, मतलब एल्गोरिथम का यूज़ करके उसको डिराइव किया गया हो एंड लॉजिकली उसको लिखा गया हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, लॉजिकली उसको मेंशन किया गया है एंड इवन आप स्टैटिस्टिकली उसको कैलकुलेट करते हो बहुत सारे डाटा में से, तब जो निकल के आते हैं वो मेन डाटा होता है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर में फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है या और भी सारे मटेरियल्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्राइमरी डाटा पे। तो इसको डायरेक्टली मतलब इसको डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। जब वो विज़िट करते हैं ना कोई भी साइट, कोई भी फील्ड जहाँ पे उन्हें स्टडी करना है, जहाँ पे इंटरव्यू करना है, तो ये सारे प्रोसेस का यूज़ करके वो लाइव, ठीक है, रिसर्चर ही ना, मतलब एट अ टाइम वो डायरेक्टली उस टाइम पे वो चीज़ें कलेक्ट करते वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड कलेक्शन होता है, इसको रिफाइन करके ये चीज़ें नहीं बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके दो सोर्सेस है। पहला आता है इंडिविजुअल रिलेटेड टू द प्रॉब्लम और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स अगर हम बोले तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी रिसर्चर है जो फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहा है एंड देन उसके थ्रू कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहा है या शेड्यूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के थ्रू अगर कलेक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स होगा। और इनडायरेक्ट प्राइमरी सोर्स मतलब जो क्वेश्चनरीज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ वगैरह से कलेक्ट की जाती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्राइमरी सोर्स। ठीक है, ऊपर मैंने जो ये सोर्सेस में आया ना कि इंडिविजुअल रिलेटेड, मतलब जो भी उसके अंदर में उस प्रॉब्लम जिसके बारे में हम रिसर्च करने वाले उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड, उसको मतलब उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। एंड दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व करके, हम कि डायरेक्टली जा रहे हैं लोगों को और ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी बिहेवियर को। ठीक है, तो ये था, मैं भूल गई थी इसलिए आप ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देन जो टूल्स होते हैं जो मतलब अगर हम प्राइमरी सोर्सेज को मतलब कलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से सारे टूल्स जो यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनरीज शेड्यूल्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड बहुत सारी और ऐसी ही टाइप्स की होती है। ठीक है, अब अगर हम प्राइमरी सोर्स की एडवांटेजेस की बात करें तो इसको ओरिजिनल माना जाता है और क्योंकि ये डायरेक्टली कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो सुइटेबिलिटी या लाइबिलिटी होती है और ये भी श्योरिटी जो होती है वो दिखती है। ठीक है, उसमें क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, आपने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया। फॉर सपोज जो हम सेकेंडरी डाटा का पढ़ते हैं तो ऐसा होता है ना कि किसी और ने पहले रिसर्च किया है देन उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल होती है ये चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज ये है। दूसरा है कि ये टाइम टू टाइम प्लेस, मतलब टाइम एंड प्लेस ना ये चीज़ें चलती है और आप नोटिस करते हो उस टाइम पे क्योंकि आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होके एंड देन ये चीज़ें आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। एक रिसर्चर खुद ये चीज़ें कलेक्ट करता है तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि टाइम कैसा है, प्लेस कैसा है, वो चीज़ें सब नोटिस करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ें है कि ये अलग अलग कंटेक्स्ट में या फिर अलग अलग डायमेंशंस में यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिसर्च इंक्वायरी जो होती है ना वो इसी पे बेस्ड होती है, मतलब ज़्यादातर रिसर्च इसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। देन इसकी जो सब्जेक्टिविटी होती है वो मिनिमम होती है, मतलब उसके चांसेस मिनिमम होते हैं। आपको ये तो पता है बिकॉज हम ओब्वियसली खुद से कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी होती है। देन जो नेचर होता है ना, मतलब जो डाटा का नेचर आप बोलो या नेचुरलनेस बोलो, मतलब इन द सेंस कि उसकी जो वास्तविकता जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसकी जो वास्तविकता होती है वो मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, वो सही से रहती है बिकॉज हमने खुद से कलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसके अंदर में जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्चर है वो ऑलरेडी स्किल्ड है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, उसके लिए पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि कैसे कलेक्ट करना है, कैसी चीज़ें अरेंज करनी है। ठीक है, देन कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आप प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के टाइम पे ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला कि जो रिसर्चर है उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो भी रिडंडेंट डाटा होती है या फिर जो भी यूजलेस डाटा होती है जो किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही
कलेक्ट हो जाते हैं कई बार। मतलब कई चीज़ें होती है। फॉर सपोज आप एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, देन उससे रिलेटेड जब आप रिसर्च करने जाओगे, जब आप डाटा कलेक्ट करोगे, तो बहुत सारी अनइंटरेस्टेड या फिर यूजलेस डाटा भी आपको मिलती है। तो वो चीज़ें ना एक रिसर्चर को अवॉइड करना चाहिए कि आप वो ना करो, ठीक है। आप पहले से प्लानिंग कर लो कि आपको यही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, ठीक है। देन रिसर्चर को ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब बिफोर आप डाटा कलेक्ट करने जाओ उससे पहले आपके पास जो आपकी ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च को लेके, आपकी जो पर्पस है, वो चीज़ें बहुत ही सटीक होनी चाहिए और मतलब बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप अपनी पर्सनल बायसनेस को इस चीज़ में इंटरवीन नहीं होने दोगे कि आपके पर्सनल बायसेस इसको अफेक्ट करे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सिस्टमेटिकली डाटा को कलेक्ट किया जाना चाहिए, वरना बहुत मैशअप हो सकता है इसके साथ। नेक्स्ट कि डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे प्राइमरी सोर्स इसलिए ही माना गया है क्योंकि उसकी नेचुरलनेस बनी रहे, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, जैसा आपको डाटा मिला है वैसे, ठीक है। देन जब आप कलेक्ट कर रहे हो डाटा, तब रिस्पोंडेंट को आपको फ्री छोड़ना चाहिए, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर दबाव है किसी चीज़ का कि आपको यही जवाब देना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन अब आते हैं हम सेकेंडरी डाटा पे। तो सेकेंडरी डाटा में वो सारी चीज़ें आती हैं लाइक पब्लिश या कुछ अनपब्लिश डॉक्यूमेंट्स होती है, लेटर्स वगैरह होती है, डायरीज, मैन्युस्क्रिप्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अगर कोई आर्टिकल्स पोस्टेड हुई है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब इसके अंदर में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप केयरफुली इस चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से उसको रिसर्च करो, उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में उसको कलेक्ट करो, मतलब जो आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पा रहे हो, जो ऑलरेडी पहले से पब्लिश्ड हो चुकी है, वो चीज़ें आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसके में ना कुछ पॉइंट्स इसमें भी ध्यान रखना चाहिए जब आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हो। सबसे पहला है रिलायबिलिटी, कि जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी सोर्सेस क्या है, उसका टाइम ऑफ कलेक्शन क्या है और उसने क्या मेथड यूज़ किया है कलेक्शन के टाइम पे, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक रिलायबल डाटा अचीव कर सको, ठीक है। नेक्स्ट इज सुइटेबिलिटी। तो रिसर्चर को बहुत केयरफुली ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो भी डिफिनीशन होती है ना, जो वेरियस टर्म्स की, जो यूनिट्स की, या फिर जो उसका कि किस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुइटेबल, आपको समझ आ रहा है, वो चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, वो चीज़ों का ध्यान रखना। एंड द थर्ड इज़ एडिक्वेसी। तो डाटा जो होते हैं वो इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए, वो आप सफिशेंट मात्रा में लोगे, कि ऐसा नहीं कम पड़ गया। आप जितना ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा देख सकते हो, अलग अलग आर्टिकल, मैन्युस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर एंड व्हाटएवर जितनी भी चीज़ें होती है, तो आप कोशिश करोगे हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप कलेक्ट कर सको। तो ये था 2 टाइप ऑफ डाटा। अब इसके में आते हैं हम टाइप ऑफ डाटा में ना, जो इस फॉर्म में होती है क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। ये हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। तो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वांटिटेटिव डाटा मतलब ऐसी चीज़ है जो मेजरेबल होती है, जिसको नंबर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो नंबर में आप एक्सप्रेस कर लो, वैल्यूज़ में या फिर फिगर्स में, ठीक है। तो इसके अंदर में आप साइज, लेंथ, ड्यूरेशन, स्कोर्स, परसेंटेज, अगर इन सब के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो इसके लिए आप क्वान्टिटेटिव डाटा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे मेजरमेंट टेक्निक्स यूज़ होते हैं इसमें। टी टेस्ट होते हैं, MC नीमर होता है, CHI स्क्वायर होता है, एनोवा एंड एनकोवा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप रिजल्ट्स के साथ इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जैसे कि व्हाट, अगर आपको व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तब आप क्वांटिटेटिव डाटा की ओर जा सकते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें वाई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, जो वाई होता है ना कि क्यों, वो चीज़ें आंसर नहीं होगी, वो आंसर होगी क्वालिटेटिव में। तो हम आते हैं क्वालिटेटिव में। तो ये पीपल्स की जो बिहेवियर होती है, जो डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है किसी भी डाटा का, उसको डिफाइन करता है या उसको सिग्निफाई करता है। अब ये वाई को मतलब जो क्यों इस सवाल का जवाब देता है, क्योंकि ये डीप होती है, ठीक है, इसमें डेप्थनेस होती है सबसे ज़्यादा। तो ये डायरेक्ट क्वांटिफाइबल जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसको क्वांटिफाई कर सकते हो, वो चीज़ें नहीं आती इसके अंदर में। आप इसको डिटेल्स में ब्रीफिंग देते हो, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में होते हैं। इसके अंदर भी कई सारे टेक्निक्स होते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू हो सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। देन रिस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं ना, मतलब जिनसे आप उस सवाल का जवाब पूछ रहे हो, मतलब जिनसे कलेक्ट कर रहे हो डाटा, वो ना बहुत सारी चीज़ें मतलब
बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप उनसे बात कर सकते हो। लाइक बोलते हैं ना, एक सवाल से दूसरा सवाल निकल के आता है, तो आप बात कर रहे हो ना उनसे, वाई उनसे पूछ रहे हो, तो डिटेल्स आप उसका कलेक्ट कर सकते हो, जो कि उसको रिलायबल भी बनाती है, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल पूछते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बात करते हो। ठीक है, देन हम आते हैं स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट पे। तो बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी मेज़रमेंट की कैटेगरीज होती है उसको स्केल्स बोलते हैं। तो सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। तो जो क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो इस बुनियाद पे कराई जाती है कि किस चीज़ में, जैसे कि जो भी डाटा आपके पास कलेक्ट हुआ है तो उन चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पे आप उसका प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक को डराइव करते हो। ठीक है, ये एक नॉमिनल या फिर मिनिमम इन्फॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आपको बता देता है कि इसके अंदर खूबियाँ, आई मीन सिमिलैरिटीज़ ये है लोगों के अंदर सारे इसमें जो इन्वॉल्व है, और डिफरेंसेस ये सारी चीज़ें, तो एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। देन नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनल स्केल। अब ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब आप अगर रैंक की बात कर रहे हो, ऑर्डर की बात करो, या जो भी मेरिट के पोजीशन होते हैं ना किसी भी ग्रुप या किसी भी क्लास में, किसी भी क्वालिटी या परफॉर्मेंस को लेके, तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऑर्डिनल स्केल का यूज़ करोगे। देन आते हैं इंटरवल स्केल पे। तो इसका ना मतलब एक इक्वल यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक मतलब थ्रू ज़ीरो नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप ज़ीरो किसी को भी नंबर दे सकते हैं, ये चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको मतलब जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते ना कि किसी के अंदर ज़ीरो इंटेलिजेंस है, नहीं, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। हो सकता है या तो वो बहुत ही कम इंटेलिजेंट होगा, या हाई होगा, या मीडियम होगा, बट वो ज़ीरो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। ठीक है, इवन एटीट्यूड को भी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज़ीरो एटीट्यूड जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर लोग बोल रहे हैं तो वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज ये सारी एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो पर्सनालिटी लेवल है, तो उसमें ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, इवन अगर सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये, तो इसके अगर हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें ज़ीरो नहीं आ सकता, तो उसमें हम इंटरवल स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट रेशियो स्केल की बात करें तो ये स्टार्ट ही ज़ीरो से होता है। सबसे पहले लाइक हाइट ऑफ द प्लांट की अगर आप बात करें तो जब प्लांट बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है वो चाइल्ड पे, तो आप ज़ीरो बोलते हो ना कि बिल्कुल भी नहीं आया, देन उसका रेशियो इंक्रीज़ होता है, 1 2 3 4 वैसे इंक्रीज़ होता है, राइट। तो जो भी अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटी एक पोर्ट की कितनी है, या फिर वो चीज़ें होती है तो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, उसके लिए आप रेशियो स्केल यूज़ करते हो कि 1:2 3:5 ऐसा बोलते हैं ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर में आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी डाटा है जो अप्रोप्रिएट फॉर्म में आप उसको अरेंज कर सको, मतलब हर डाटा को उनके अप्रोप्रिएट फॉर्म में अरेंज कर सको, ताकि आप बेटर कंक्लूजन निकाल सको जिस भी चीज़ में। अब रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं कि लाइक आप टेबल्स के फॉर्म में अरेंज कर रहे हो, आप फिगर्स के फॉर्म में उसको दिखा रहे हो, या पिक्चर्स वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल उसका मेन फंडा होता है कि आप उसको समराइज़ कर सको, एक कंक्लूजन को एक्सप्लेन कर सको, ताकि आप जवाब दे सको। ठीक है, तो हाँ, तो इसके अंदर में सबसे पहले आते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसके अंदर में आता है कि जो भी ट्रेंड्स होती है उसको एनालाइज करना, और ग्रुप्स वगैरह जो भी अलग अलग वेरिएबल्स के जो भी ग्रुप्स होते हैं उसको कंपेयर करना, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू आप कंपेयर करोगे उसको। ठीक है, एंड देन रिजल्ट्स के साथ इंटरप्रेट करना, उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है उसको कंपेयर करना, जैसे कि जो भी अगर पास्ट रिसर्च से पहले हो चुके कोई रिसर्च वगैरह, अगर उसके बेसिस पे और आपका जो पहले की प्रेडिक्शंस है कि आपने कुछ प्रेडिक्ट किया होगा ना कि हाँ ये जवाब आने वाला है या ये रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसको कंपेयर करके तब एक चीज़ें निकाल के लेके आना, मतलब तब एक कंक्लूजन पे निकल के आना। ठीक है, अब इसके अंदर में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, सबसे पहला आता है प्रिपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा फॉर एनालिसिस, कि जो भी डाटा है उसको आप प्रिपेयर करो, उसको अरेंज करो, उसको ऑर्गेनाइज करके रखो। इसके अंदर में आता है लाइक आप एडिट कर सकते हो डाटा के साथ, मतलब जो भी एडिशन प्रोसेस होता है, क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर में आएगा और टेबुलेशन भी इसके अंदर में आएगा। ठीक है, कि आप टेबल के अकॉर्डिंग उस डाटा को अरेंज कर रहे हो। देन स्टेप 2 है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वान्टिटेटिव डाटा। अब इसके अंदर में जो डाटा होती है उसको हर डायमेंशन से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो भी क्वांटिटेटिव डाटा है ना उसको प्रॉपर हम हर डायमेंशन से उसको देखते हैं कि हाँ इस तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
देन इसके अंदर में एक टॉपिक था, सब टॉपिक, दैट इज स्टेटिस्टिकल मेजर्स फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। अब इसको आप दो तरीके से मतलब क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एंड द सेकेंड वन इज़ इन्फ्रेंशियल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर में मीन, मोड, मीडियन, आपने बचपन में पढ़ा होगा मीन, मोड, मीडियन, सबसे ज़्यादा क्लास 9 आई थिंक्स और 8-9 में मेरे को याद नहीं है। तो वो चीज़ें, इवन वेरिएबिलिटी, परसेंटेज, रेंज, ये सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा। वाइल अगर हम इन्फ्रेंशियल की बात करें तो वहाँ पे आप जनरलाइजेशन, जैसे कि टी टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट होते हैं, मीडियन टेस्ट होते हैं, ये सारी टेस्ट को जहाँ पे आप जनरलाइजेशन के बियॉन्ड में जाते हो, ठीक है, उस सैम्पल के लिए, तो वो चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर में कुछ टेक्निक्स इंक्लूड होती है, लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन, कोरिलेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। इसके बारे में डिटेल्स टेक्स्ट बुक में मैं वहाँ से बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो फॉर सपोज जैसे कि हम किसी का मार्क्स या स्कोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ लोग होंगे जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिले होंगे और कुछ होंगे जिनको सबसे कम मिले होंगे। अब इन दोनों के बीच जो सबसे कम मार्क्स है और सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इनके बीच में जितने भी लोग आते हैं उसको सबसे ज़्यादा, मतलब उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो बीच के एरिया में जितने भी लोग हैं, मतलब जो एक्सट्रीम से, या तो एक्सट्रीम कम है या तो ज़्यादा, उसके बीच में जितने भी लोग होंगे ना जिनको एवरेज मिला होगा, चाहे उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर में जो हम मीन या एरिथमेटिक मीन जिसे बोलते हैं, मीडियन, इसके थ्रू हम वही सब डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके बीच का पोर्शन में क्या है। अगर हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें, अब अगर इसके थ्रू, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू ना हम कई चीज़ें एकदम सटीक नहीं बता पाते, ठीक है, तो इसके लिए वेरिएबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी तब यूज़ होती है जब हम एक एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ वेरिएशन जो होती है ना, जो अबव या बिलो ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर में रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, एवरेज डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी, मतलब ये 4 मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है जिसके थ्रू आप मेज़र करते हो वेरिएबिलिटी के, ठीक है। मतलब जो एक मिड, जो सेंटर है ना, जो सेंट्रल वैल्यू है उसके, मतलब उसके ऊपर नीचे, मतलब आप एक्सपेक्टेड, आप बोल सकते हैं हाँ, उसके ऊपर और नीचे का, मतलब जो वैल्यू होता है ना, जो सेंट्रल वैल्यू, उसको, ठीक है। देन हम आते हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन पे। इसको, मतलब इसका ना आप सबसे इजीली समझो तो आपको परसेंटाइल का मतलब पता होता है ना। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंट होता है, ठीक है। परसेंटाइल मतलब किस प्लेस पे है वो, और परसेंटेज मतलब वो मार्क्स का वो कितना परसेंटेज है वो, ठीक है। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन मतलब मेजर ऑफ परसेंटाइल। उसका स्कोर स्केल जो होता है ना कि किस स्केल पे खड़ा है, कि अगर मुझे 90%, अगर मेरा परसेंटेज 90 भी है तो मैं 9 परसेंटाइल पे भी खड़ी हो सकती हूँ, 8 पे भी हो सकती हूँ, वो चीज़ें वो डिफ़र करती है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो आप नॉर्मली परसेंटाइल का कंसेप्ट लगा सकते हो रिलेटिव पोजीशन को समझने के लिए। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन मतलब एक ऐसा रेशियो जो कि आपको एक एक्सटेंट बताता है, जिस मतलब किस एक्सटेंट तक चेंजेस आ सकती है किसी भी एक वेरिएबल में, अगर दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं तो, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती है ना, तो अगर एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं तो पहला वाला कितना चेंज होगा उसके बीच का वो रेशियो बताता है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। अगर हम टी टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर में भी 2 ग्रुप ऑफ डाटा जो एक वेरिएबल के अंदर में उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो यहाँ पे बताया गया वो ये है कि अगर हम कैलकुलेट करें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है मेल और फीमेल में, जो फॉर सपोज क्लास 7 की जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में, जो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये कंपेयर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ किसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टी टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर हम एफ टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल जिसका 2 या 3 लेवल है या 2 से ज़्यादा लेवल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको कंपेयर करने का मतलब उसके कंपैरिजन के लिए बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपैरेटिव स्टडी हेल्ड किया गया है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स के, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए एंड देन कुछ स्टूडेंट जो प्राइवेट से पढ़े हुए थे, इनके बीच का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, तो उसमें हम एफ टेस्ट का यूज़ करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो एफ टेस्ट थोड़ा हाई लेवल पे होती है और मतलब थोड़ा
ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बच्चा है, मतलब एक कैटेगरी है, वैसा नहीं होता, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होगी ना। गवर्नमेंट कॉलेज में भी सारे सारे जेंडर्स के लोग होंगे, प्राइवेट में भी सारे जेंडर्स के लोग होंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक जेंडर की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये था एफ टेस्ट के अंदर में, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसके अंदर में जब हम किसी भी डाटा, इमेजेस या टेक्स्ट को एक सेंस देने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर में कोई सेंस होता है, तो वो होता है क्वालिटेटिव डाटा, मतलब जब हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम किसी डाटा, मतलब इसके अंदर में जब भी हम क्वालिटेटिव डाटा की बात करते हैं, तो इसके अंदर में आता है जब भी हम इसकी एनालिसिस की बात करेंगे, तो हम प्रिपेयर करते हैं डाटा को एनालिसिस के लिए, अलग अलग एनालिसिस प्रोसीजर्स को कंडक्ट करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं कि जो भी डाटा है, जो रिसर्च टॉपिक है, उसके बारे में हम डीप इन्फॉर्मेशन ले सकें और उसको एक लार्जर मीनिंग तक, ठीक है, मतलब उसके डीप मीनिंग पे फोकस कर सकें। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब टेक्निक्स होते हैं, लाइक केस स्टडी के थ्रू भी आपको पता चलता है, बिकॉज केस स्टडी डेप्थ है ना, इसलिए एथनोग्राफिक रिसर्च भी हो सकती है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। हंसना नहीं, कोई नहीं हंसेगा इस चीज़ पे, ठीक है। ऐसा हो जाता है मेरे साथ हमेशा, टंग ट्विस्ट, हाँ, वट एवर, हाँ, ये और नरेटिव रिसर्च, ये सारे इसके अंदर में आते हैं, मतलब इसके थ्रू आपको डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस आप कर सकते हो। अब इसके अंदर में जो स्टेप्स होता है, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा होती है, मतलब आप एनालाइज करते हो, ठीक है, जो भी आपके पास जो डाटा अवेलेबल है उसको आप एनालाइज करते हो, डीपली समझने की कोशिश करते हो। दूसरा, आप उसके साथ इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस है, उसमें क्या चीज़ें नई ऐड होनी चाहिए या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है, वो चीज़ों को आप इंटरप्रेट करते हो। थर्ड, आप वैलिडेट करते हो उसको, ठीक है, कि कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत चीज़ें, आई मीन ये अननेसेसरी चीज़ है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप एक वैलिडेशन पे फोकस करते हो, ठीक है। अब जो कुछ वेज होता है कि आप किस तरीके से ये एनालिसिस, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कंडक्ट करवा सकते हो, तो सबसे पहला है ट्रायंगुलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर में जो डाटा होती है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, मैच किया जाता है एंड कंट्रास्ट किया जाता है, कि पहले आप मैच करके देखोगे, देन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कंट्रास्ट करके देखोगे, ताकि आप एक कॉमन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कंक्लूजन पे निकल सको, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज़ कंपेयरिंग मल्टीपल क्वालिटेटिव सोर्सेज, कि बहुत सारे जो सोर्सेज होते हैं, जो क्वालिटेटिव सोर्सेज होते हैं, उसको आप कंपेयर करो एक दूसरे से, ताकि आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे निकल के आ सको, जो चीज़ें सही होगी, सटीक होगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मल्टीपल पर्सपेक्टिव फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जर्वर, कि आप जो बायसनेस होती है ना, कि अगर एक ही पर्सन कंडक्ट कर रहा है वो उस टॉपिक पे रिसर्च, तो उसका हो सकता है कि पर्सनल बायसेस वो ना भी चाहे तो इन्वॉल्व हो जाए, ह्यूमन नेचर है हमारा, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, ठीक है। कई बार मेरे साथ होता है ना, मैं इसलिए ज्ञान दे रही थी नहीं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को, मतलब जो भी पर्सनल बायसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ये चीज़ें लाया जाता है, कि हम अलग अलग रिसर्चर्स का पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके थ्रू भी, ताकि हमारा बायसनेस ख़त्म हो सके एंड जो भी आउटकम निकले, जो कंक्लूजन निकले, वो सटीक निकले और वो सही हो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा इस चैप्टर में ये था। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। होप आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।